भाइयों और बहनों, आज आपके सामने हिंदी में जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है छंद, उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। हिंदी छंदों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए छंद क्या है। तो सबसे पहले तो हम टॉपिक लेते हैं छंद। आपने वेदों के बारे में पढ़ा होगा। वेद कितने हैं? वेद आपने पढ़े हैं 4। और अंगों की बात करें, वेदों के अंगों की, तो वेदों के अंग होते हैं 6। अब जो वेदांग होते हैं, वेदांग उन्हें कहते हैं 6। इसलिए संस्कृत में कह देते हैं वेदांग षड्भेदा सन्ति। वेदांग के कितने वेद हैं? 6 अंग कहे जाते हैं वेदों के। अब बात आती है उन 6 भेदों में आपके जो छंद हैं वो एक भेद है। और छंदों को वेदों के अंगों में पैर की संज्ञा दी गई। तो छंदों को वेद, पादौ तु वेद, छंद पादौ तु वेद, तो पाद मतलब पैर होती है किसके? वेद की। अब बात आती है हमारी जो काव्य रचना पढ़ी जाती है, पद्य की जो रचनाएं पढ़ी जाती हैं, उनमें लय प्रधानता, उतार चढ़ाव, गति आदि किससे मिलती है? हमें छंद से। ठीक है। तो छंद आपको लयबद्ध जो रचना होती है, अर्थात पद्य भाग में छंद का प्रयोग होता है, गद्य में नहीं होता है। ये वैसे ध्यान रखना। तो छंद की बात करें तो छंद की जो परिभाषा होती है वो होती है जहाँ पर मात्रा, वर्ण, मात्रा को वर्ण, यति, गति, तुक आदि, तुक और आगे चाहे तो गण भी कह सकते हैं, गण आदि का विधान करके जो शब्द योजना तैयार की जाती है या बनाई जाती है उसे छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम छंद कहते हैं। अब देखिए बात क्या आ गई कि जहाँ पर जो रचना है, जहाँ पर लयबद्ध रचना, तो उसमें हमें क्या देखना है? मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक, गण भी कह सकते हैं, चरण आदि भी कह सकते हैं, आदि में आ जाएंगे, का विधान करके जो शब्द योजना तैयार की जाती है, अर्थात जिस शब्द की हम तैयार करते हैं उसे हम छंद कहते हैं। अब बात आती है, पहले तो हमें इसमें परिभाषा में किसको पढ़ना है? मात्रा। मात्रा क्या है? वर्ण क्या है? यति क्या है? गति क्या है? तुक क्या है? इनके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद गण क्या है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला है मात्रा। मात्रा के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों का हम विधान करके छंद को तैयार कर रहे हैं, छंद के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मात्रा क्या होती है? मात्रा कितने प्रकार की होती है? अगर हमें छंदों में मात्रा लगाना नहीं आया तो छंद हमारे सीख नहीं सकते हैं। छंद हमारे क्या है? अधूरे रह जाएंगे। छंदों का ज्ञान है वो पूर्ण नहीं होगा आपका, क्योंकि बिना मात्राओं के छंदों को आप लगा नहीं सकते हैं। इसलिए सीधी सी बात है कि मात्राओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें छंदों में बात आती है कि मात्रा कितने प्रकार की होती हैं। तो छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। छंदों में जो मात्रा लगती हैं वो कितने प्रकार से लगती हैं? 2 प्रकार से। अब लगती कौन कौन सी हैं? पहली तो लगती है लघु की मात्रा। पहली मात्रा कौन सी होती है? लघु की मात्रा। ये इस तरीके से लगती है। दूसरी जो मात्रा लगती है वो लगती है गुरु की मात्रा। किसकी मात्रा? गुरु की। ये होती है इस तरीके से। अब जो लघु की मात्रा होती है उसे संख्या में 1 गिना जाता है। गुरु की मात्रा जो होती है उसे संख्या में 2 गिना जाता है। जब संख्या गिनते हैं, मात्राओं की संख्या गिनते हैं, जब मात्रिक छंद पढ़ते समय इनकी संख्या गिनते हैं तो इसको 1 गिनेंगे और इसको 2 गिनेंगे। इस तरीके से इनकी मात्राओं की संख्या गिनी जाती है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मात्रा होती क्या है। मात्रा कितने प्रकार की होती हैं? तो मात्रा 2 प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? लघु की और गुरु की। अब हमें इसके बारे में और पढ़ेंगे, मात्राओं के बारे में। तो मात्रा क्या है देखिए,
सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, मात्रा लगाने के नियम। तो छंदों में मात्रा किस तरीके से लगाएंगे, ये लघु गुरु की जो मात्राएं हैं इनको हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा नियम है कुछ, उनको पढ़ लेंगे। तो छंदों में लगाने वाले नियम देखिए, छंदों में मात्रा लगाने के नियम, कुछ नियम हैं। जैसे आप छंदों में मात्रा लगा रहे हैं लेकिन हमें किस तरीके से लगाएंगे, तो उन नियमों के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। अब बात है नियम नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें नियम क्या कहता है। पहला नियम ये कहता है कि अगर हमारा जो वर्ण है वो कैसा है, लघु है, ऐसा स्वर, लघु स्वर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लघु स्वर वाला वर्ण है कोई, या लघु स्वर है, या तो क्या है, लघु स्वर। अब लघु स्वर में कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, अ, ई, उ और री। माना कि ये लघु स्वर है, ठीक है, और लघु स्वर से बनने वाला कोई भी व्यंजन वर्ण है, या तो स्वयं लघु वर्ण है। लघु स्वर कौन कौन से हो गए आपके, अ, ई, उ, री, या लघु स्वर से बने हुए व्यंजन वर्ण, जैसे क, की, कु और क्री। देखिए लघु स्वर या तो स्वयं है, या लघु स्वर जिन वर्णों में लगे हैं, जिन व्यंजन वर्णों में लघु स्वरों की मात्राएं लगी हैं उनमें लघु की मात्रा लगेगी। उनमें किसकी मात्रा लगेगी, लघु की मात्रा लगेगी। तो जैसे व्यंजन वर्ण है तो उनमें लघु की मात्रा लगती है, लघु की मात्रा लगती है। अब देखिए लघु की मात्रा कैसे लगेगी, जैसे ये लघु स्वर है तो इस पर लघु की मात्रा लगेगी, ये लघु है तो इस पर भी लघु की मात्रा लगेगी, ये लघु है तो इस पर भी लघु की मात्रा लगेगी, री है तो लघु की मात्रा। अब इन्हीं से बने हुए व्यंजन वर्ण, मैंने क्या लिखा है, या लघु स्वर से बने हुए व्यंजन वर्ण, बने व्यंजन वर्ण कौन कौन से, जैसे क में छोटा आ लगा है, एक छोटी लगी है, एक लघु, कु छोटा लगा है, री लगी है। अब क की जगह और भी कोई व्यंजन वर्ण हो सकता है। तो कोई भी व्यंजन वर्ण हो जिसमें लघु स्वर की मात्राएं लगी हैं तो उनमें आपको लघु की मात्रा लगेगी। अब जैसे मैंने कहा उदाहरण में कमल, ये दे दी कमल, यहाँ कमल शब्द दिया, कमल में देखिए क कैसा है, लघु है, तो इसमें मात्रा लग जाएगी लघु की। म कैसा है, लघु है, लघु की मात्रा लग जाएगी। ल कैसा है, लघु है, लघु। ऐसी और उदाहरण देखें, जैसे मैंने कहा किशन, ये आ गया, तो किशन में क्या आ जाएगा, लघु, लघु और लघु, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि या तो स्वयं लघु स्वर हो या किसी व्यंजन वर्ण में लगे हों तो वहाँ आपकी लघु की मात्रा लगेगी। तो पहला नियम आपका क्लियर। अब नियम 2 क्या कहता है आपका, देखिए अब पढ़ते हैं हम, दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर से बनने वाला कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो उसमें गुरु की मात्रा लगती है। अब दूसरा नियम आपका कहता है दीर्घ स्वर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लघु स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम मात्रा लगा पाएंगे। तो देखिए दूसरा नियम कहता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। दूसरा नियम क्या कहता है, दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, या तो ये स्वयं हो या दीर्घ स्वर से बने व्यंजन वर्ण, जैसे
क की, का की, कु, के, कई, को और कऊ, या ये हो। देखिए क्या कह रहा है, या तो दीर्घ स्वर स्वयं हो या इनसे बने हुए व्यंजन वर्ण जैसे का, की, के, कई, को, कऊ और भी हो सकते हैं, खा, खे, की, इस तरीके से गा, गे, गी का हो सकता है, कोई भी व्यंजन वर्ण हो सकता है ये जिनमें दीर्घ स्वर लगे हों, दीर्घ स्वर की मात्राएं लगी हों, तो उनमें हमारी गुरु की मात्रा लगती है। वो तो व्यंजन वर्ण हो तो उसमें गुरु की मात्रा लगती है। किसकी लगती है? गुरु की मात्रा लगती है। अब गुरु की मात्रा कैसे लगानी है? जैसे ये है आ, तो इसमें गुरु की लगेगी, ई इस पर भी गुरु की लगेगी, ऊ इस पर भी गुरु की, ए इस पर भी गुरु। अब ए को क्या करते हैं, बहुत से लघु स्वर मान जाते हैं कि सर ये तो छोटा स्वर है, लेकिन जबकि ए की जो मात्रा होती है, एक मात्रा वो लघु स्वर की रहेगी, वो दीर्घ स्वर की, सॉरी किसकी रहेगी? दीर्घ स्वर। तो इस पर भी गुरु की रहेगी, गुरु, गुरु और गुरु। अब इनसे बनने वाला अर्थात इनकी जो मात्राएं वो किसी व्यंजन वर्ण में लगी हैं तो उसमें भी गुरु की मात्रा लगेगी। जैसे क में आ लगा हुआ है तो इसमें भी गुरु की, क में ई लगी हुई है तो इसमें तो, कु ऊ लगा है तो इसमें भी गुरु की, ए लगा है तो गुरु, ऐ लगा है तो गुरु, ओ लगा है और औ लगा है तो गुरु, वो तो उसमें गुरु की मात्रा लगती है। अब जैसे हम देखते हैं, जैसे आपको आ गया ना नी, नानी आ गया, तो अब ना पे क्या हो जाएगा? गुरु, क्योंकि आ बड़ा लगा है। नी पे भी ई बड़ी लगी है तो काकी लिखा हमने, तो काकी में क्या हो जाए? का और इधर भी की। कोई भी दीर्घ स्वर हो सकता है, तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका? दीर्घ स्वर से बना, या तो स्वयं दीर्घ स्वर हो या दीर्घ स्वर से बनने वाला कोई भी व्यंजन हो, तो वहाँ पर दीर्घ की अर्थात गुरु की मात्रा लगती है। अब हम चलते हैं नियम नंबर तीसरा क्या कहता है। देखिए इन नियमों के बारे में अगर हमने ढंग से पढ़ लिया तो हमारे छंद जो मात्रिक छंद हैं वो लगभग सही हो जाते हैं, और इनके अलावा जो हमारे वर्णिक छंद हैं उनमें जो गण निकल के आते हैं वो भी हमारे सही हो जाते हैं। गण भी हम मात्राओं के माध्यम से ही निकाल सकते हैं। अगर मात्राओं का ज्ञान नहीं है तो हमारे जो गण हैं वो भी आपके गलत हो जाएंगे। तो जो यगण मगण तगण निकलते हैं वो इन्हीं मात्राओं के माध्यम से ही निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपको आता है नियम नंबर तीसरा, वो क्या कहता है कि यदि अयोग वहा, कौन से वर्ण? अयोग वहा वर्ण अंग और अह, या तो ये स्वयं हो या इनसे बनने वाला कोई भी व्यंजन वर्ण हो, जैसे कंग, कह, तो उसमें गुरु की मात्रा लगती है, गुरु की मात्रा लगती है। तो उसमें किसकी मात्रा लगेगी? गुरु। तो देखिए अयोग भाव वर्ण आपने देखा, देखिए हमने पहला लघु स्वर पढ़ा, दूसरा दीर्घ स्वर पढ़ा और तीसरा हमारा जो आ गया अयोग भाव। अब अयोग भाव बहुत से कहते हैं सर ये तो दीर्घ स्वर है, तो आपको बताते हैं ये ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, अयोग भाव दोनों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो अयोग भाव व्यंजन अंग और अह या तो ये स्वयं है या किसी व्यंजन वर्ण के पीछे लगे हैं या व्यंजन वर्ण में लगे हुए हैं, तो उनमें हमारी गुरु की मात्रा लगती है। तो देखिए यहाँ गुरु की मात्रा हम कैसे लगाएंगे? इस तरीके से, यहाँ भी बात करें तो गुरु की मात्रा लग जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे लगी कैसे? जैसे देखिए मैंने कहा अंगूर, ये उदाहरण हमारा आया, तो अंग की मात्रा लगी अंगूर, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसमें बड़ा ऊ लगा है तो गुरु और इसमें लघु। अब बात कर रहे हैं जैसे मैंने कहा कंचन, अब यहाँ आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुरु लघु लघु। और देखिए अगर आपने कहा जैसे दुख, दुख आ गया दुख, तो दुख में ऊ छोटा है लेकिन विसर्ग की वजह से अर्थात अह की वजह से
यहाँ कितनी हो जाएगी 2 और यहाँ पर लघु मात्रा। ठीक, ये विशेष ध्यान रखना। अब और देखिए उदाहरण, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि अनुनासिक ध्वनि अर्थात अनुनासिक वर्ण चंद्रबिंदु वाला। चौथा नियम हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें कहता है यदि अनुनासिक ध्वनि अर्थात चंद्रबिंदु वाला वर्ण जैसे अंग या किसी व्यंजन वर्ण पर लगा हो तो उसमें वर्ण के अनुसार मात्रा लगेगी। यदि वर्ण लघु है तो लघु की मात्रा तथा दीर्घ है तो दीर्घ की मात्रा लगती है, ये कर लो, लगती है। अब आप देखो ना, बात क्या आई है इसमें, या तो अनुनासिक ध्वनि स्वयं हो अर्थात चंद्र बिंदु वाला वर्ण स्वयं हो, या किसी व्यंजन वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो, तो उसमें आपको वर्ण के अनुसार मात्रा लगेगी। अगर वर्ण लघु है तो लघु की मात्रा, और वर्ण अगर आपका कैसा है, दीर्घ है, तो दीर्घ की मात्रा लगेगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें चंद्र बिंदु से मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें अगर दीर्घ वर्ण है तो दीर्घ की मात्रा लगेगी, और लघु मात्रा है तो लघु स्वर है तो लघु की मात्रा लगेगी। जैसे अब आँख है, आँख ये आ गए, तो यहाँ आपको आँख आ गया, तो आँख में आपको गुरु हो जाएगी, इसमें लघु। अगर यहीं पर ये लघु वर्ण होता मान के चलो, तो इसमें लघु की मात्रा लगती। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। नेक्स्ट नियम आपका 5वां हम लेते हैं। तो 5वां नियम आपको किस तरीके से बोध कराता है, तो ये मोस्ट भी है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, यदि किसी शब्द की शुरुआत किससे होती है, आधे वर्ण से, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि किसी शब्द में के पहले, यदि किसी शब्द के पहले आधा वर्ण आए तो उसकी मात्रा नहीं लगती है, और यदि आधा वर्ण शब्द के बीच में आए तो उससे पहले वाले वर्ण में गुरु की मात्रा लगती है। अब बात आई समझ में, क्या नहीं आई? देखिए, ये क्या कह रहा है नियम। ये नियम कहता है कि ऐसा शब्द, छंद में ऐसा शब्द आ जाए जिसका शुरुआत किससे हो रही, आधे वर्ण। अर्थात किसी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है,
तो उस आधे वर्ण की मात्रा हम नहीं गिनेंगे, उस वर्ण को हम मात्रा के अंदर नहीं लेंगे। लेकिन अगर शब्द के बीचों बीच अगर कोई आ जाता है बीच में, अर्थात पहले वर्ण के बाद में अगर आ जाता है, तो उस वर्ण को हम क्या करते हैं, आगे वाले वर्ण में जोड़ करके उसकी मात्रा कैसी कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं। अर्थात वो आगे वर्ण वाला, उससे आगे वाला जो वर्ण है वो कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण, मान के चलो मैंने कहा व्यय, व्यय या कह दिया मैंने न्याय, इस तरीके से। अब ये जो शब्द है हमारा, ये आधे वर्ण से शुरू हो रहा है, इसलिए इस आधे वर्ण की मात्रा नहीं लगेगी, तो यहाँ क्या हो जाएगी, लघु लघु। ऐसे ही देखिए ये न्याय शब्द आया, यहाँ पर आधा वर्ण है इसलिए इसकी मात्रा नहीं लगेगी, या की लघु गुरु और ये या की लघु। अगर मान के चलो ये वर्ण आपका बीच में आ जाए, जैसे अव्यय, ये आ गया, तो ये आगे वाला जो वर्ण है वो आपको दिखाई कैसे दे रहा है, लघु। लेकिन अगर लघु वर्ण के जस्ट पीछे आधा वर्ण है तो वहाँ पर लघु वर्ण की मात्रा न लगा करके किसकी लगेगी, दीर्घ की, क्योंकि आधा वर्ण इसमें मिल जाएगा और इसकी मात्रा कैसी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। तो ये इसकी मात्रा इसमें आ जाएगी आधे वर्ण की, और ये कैसा हो जाएगा, दीर्घ। अब ये हो जाएगा दीर्घ लघु लघु। अगर यहाँ मैं कह दूँ अन्याय, तो अन्याय आ गया, तो ये आधे वर्ण की जो मात्रा है वो इसमें मिल जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, गुरु गुरु लघु। अब बात आती है, एक और ध्यान रखना, अब ये तो था सिंगल वर्ण आधा, लेकिन अब बहुत से कहते हैं सर अगर आपको दो आधे वर्ण मिल जाए तो ये मत सोचना कि आधी सवारी एक कर दें। अर्थात कितने भी आधे वर्ण शब्द के बीच में हो, आपको होगा क्या, दीर्घ ही होगा। जैसे देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल आ गया। अब बहुत से कहते हैं सर ये आधा आधा करके एक का टिकट काट दें, आधी सवारी एक का टिकट। अर्थात ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 जितने भी आधे वर्ण हैं बीच में, सब की एक ही मात्रा बढ़ेगी, वो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ लघु लघु। ये ध्यान रखना, हम समझ में आया। उज्ज्वल जो दिया है तो डबल जा भले आधे हैं, लेकिन इसमें मात्रा कैसी बढ़ेगी, एक ही होगी, दीर्घ की। और वह और ल इसकी एक, ये भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक। अब जब हम वर्णिक छंद पढ़ते हैं तो वर्णिक छंदों में हमें इनकी संख्या में इनको नहीं गिनते। आधा वर्ण कहीं भी आ जाए, आपको आगे हो चाहे बीच में हो चाहे पीछे, कहीं भी आधा वर्ण हो, जब संख्या गिनते हैं वर्णिक छंदों की तो उसमें हम इनको संख्या में गिनते नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है आपका, अगला नियम कहता है कि संयुक्त वर्ण अर्थात संयुक्त व्यंजन जिन्हें हम कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, च त्र ज्ञ स्र। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हो गए, श त्र ज्ञ और स्र। देखिए संयुक्त व्यंजन आ रहा है, यदि किसी शब्द में क्या हो, संयुक्त व्यंजन हो, ये क्या कह रहा है नियम, संयुक्त व्यंजन आए किसी शब्द के बीच में, तो संयुक्त व्यंजन से पहले देखिए, यदि किसी शब्द के बीच में क्या है, संयुक्त व्यंजन, क्या है, संयुक्त व्यंजन आए, तो व्यंजन संयुक्त व्यंजन आए, छत्र ज्ञान स्र आए, तो इनसे पहले वाले वर्ण में, इनसे पहले वाले वर्ण में गुरु की मात्रा लगती है, गुरु की मात्रा लगती है। अब इनसे पहले वाले वर्ण में कैसी मात्रा लगेगी, गुरु की। जैसे मान के चलो मैंने कहा अक्षर, क्या कहा, अक्षर, ये आ गया मान के चलो। अब अक्षर आ गया तो मैंने क्या कहा, जहां भी आएगा इससे पहले वाला वर्ण कैसा, लघु है, लेकिन क्षा की वजह से इसमें कैसी लगेगी, गुरु की मात्रा, ये ना। अब बहुत से करें ऐसा क्यों हो गया सर, ऐसा क्यों हो गया कि ये दोनों तीनों लघु दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आगे वाले वर्ण में दीर्घ कर दिया आपने। तो आपने देखा इससे पहले वाला नियम हमने पढ़ाया, उसी नियम से है ये, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, इन वर्णों को पूर्ण देख करके भ्रमित हो जाते हैं, जबकि नियम क्या है, इससे पहले वाला ये क्यों, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्ष बना है हमारा वो किससे बना है, का, आधा का और शा से बना है। क्षा किससे बना है, आधा का और शा से।
अब आपको पता है आधा जो का है वो आगे वाले वर्ण में मिलकर को इससे दीर्घ करेगा कि नहीं करेगा। इसमें क्ष में क्या है, आधा का है और इधर क्या है, शा है। तो ये जो आधा का है इसको दीर्घ करेगा कि करेगा। अब शा कैसे रहेगा, लघु रहेगा या अपना ऑटो में। इसीलिए आपको क्षत्र ज्ञास्र वाला अलग से नियम निकाल के बताया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब ऐसे ही देखिए त्र जो बना है हमारा, त्र किससे बनता है, ता और रा से, ये भी ध्यान रखना है। ज्ञ बनता है हमारा ज और या से, और स्र जो बना है वो बनेगा आपका शा और रा से। इन आधे वर्णों की वजह से, इन आधे वर्णों की वजह से ये कैसा होता है, इससे पहले वाले वर्ण में दीर्घ की मात्रा लगती है। तो ये थे आपको मात्रा लगाने के नियम। अब इनको हमने ध्यान से पढ़ लिया तो आपकी संस्कृत के छंदों की परेशानी समाप्त, हिंदी के छंदों की परेशानी समाप्त। तो जितने भी हमारे हिंदी के और संस्कृत के छंद हैं वो आपके इसी मात्राओं से, इन्हीं मात्राओं से कवर हो जाएंगे। आप दोनों की नियमावली, मात्रा लगाने की नियमावली एक जैसी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इनको आप ध्यान से सुनें। अब देखो, अब हमने अभी परिभाषा में से किसको लिया था, केवल मात्राओं, केवल क्या लिया था, मात्रा। अब दूसरी बात थी हमारी वर्ण की। तो देखिए वर्ण क्या है, वर्ण की बात करें तो छंदों में वर्णों की गिनती की जाती है। तो छंद जब पढ़ते हैं तो दो छंद होते हैं अपने, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंदों में मात्राओं की जरूरत पड़ेगी और वर्णिक छंदों में वर्णों। तो छंदों में, वर्णिक छंदों में हम किसको गिनते हैं, वर्णों। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है। तो इनको हम वर्णों को कहा जाते हैं वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती की जाती है, की गिनती की जाती है। लेकिन यदि शब्द में कहीं पर भी आधा वर्ण आए तो उसे संख्या में गिना नहीं जाता है। देखिए बात आ गई। देख अब यहाँ पर कंफ्यूज क्यों होते हैं लोग। हमने लिखा दिया कि जैसे आधा वर्ण शब्द के बीच में आ गया लेकिन उसको गिना नहीं, लेकिन उसने यगण मगण भगण निकालवाए, जैसे 7 वगण 4 यगण मगण। तो अब क्या करते हैं, वो जब मात्रा लगाते हैं तो आधे वर्ण को हटा देते हैं लोग, क्योंकि वर्णिक छंद में वर्ण को गिना ही नहीं जाएगा आधे को। लेकिन आपको पता है जब मात्रा लगा रहे हैं तब आधा वर्ण शब्द के बीच वाला गिना जाएगा, आगे वाले को नहीं गिनते। लेकिन जब वर्ण की संख्या गिनते हैं जैसे 1 2 3 4 तो आधे वर्ण को नहीं गिनेंगे वर्णिक छंद में। ठीक है, मात्रा लगाते वक्त हमें उसकी मात्रा लगानी है, लेकिन जब संख्या में वर्णों को गिनाया जाएगा तब आधे वर्ण को, जैसे ये आधा संख्या में, इसको खा को नहीं गिनेंगे। लेकिन जब इसकी मात्रा लगाएंगे तो मात्रा में तो इसको गिना जाता है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ये वर्ण के बारे में हो गई। अब हमने इसमें लिखाई थी यति। यति क्या होती है, तो छंद को पढ़ते या लिखते समय, छंद को यति, यति क्या होती है, छंद को पढ़ते समय, छंद को पढ़ते समय या लिखते समय बीच में थोड़ा रुकते हैं तो उस रुकने को ही यति कहते हैं, यति कहते हैं। तो उस रुकने को ही हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। तो बीच में रुकते हैं ना, छंद को पढ़ते समय बीच में रुकते हैं, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे जब 14 12 पर रुक रहे हैं, ठीक है, 14 और 16 12 पर रुक रहे हैं, तो जहाँ रुकते हैं कॉमा लगता है बीच में तो उसे यति कहते हैं। छंद को पढ़ते या लिखते समय बीच में थोड़ा रुकते हैं या ठहराव लेते हैं, विराम लेते हैं, तो उसे हम यति कहते हैं। अब गति आती है नेक्स्ट, क्या आती है, गति। गति क्या है, तो छंद को जो पढ़ते हैं तो उतार चढ़ाव,
अर्थात धारा प्रवाह एक जैसा होता है तो वहाँ उसे क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। तो छंद को पढ़ने या पढ़ने का धारा प्रवाह एक सा हो तो उसे गति कहते हैं। अब बात आती है आपकी नेक्स्ट, तो छंद को पढ़ने का धारा प्रवाह क्या है, एक जैसा होगा, उसे क्या कहते हैं, गति। अब लय आती है तो लय का मतलब होता है उतार चढ़ाव के साथ पढ़ते हैं, शैली, पढ़ने की जो शैली होती है उसे हम लय कहते हैं। अब इसमें हम लेते हैं नेक्स्ट तुक। छंद के चरणों के अंत में समान वर्ण आने को तुक कहते हैं, समान वर्ण आ जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है गण। नेक्स्ट हम लेते हैं गण। अब गण क्या है देखिए, गण देखिए आपने पढ़ा होगा, गण का अर्थ वैसे समूह के लिए प्रयोग होता है। गण देखिए जब आपने पढ़ा था एक वचन बहुवचन, तो मैंने कहा था जो एक वचन शब्द है उनके पीछे हमने जैसे गण जोड़ दिया, लेखक गण, अध्यापक गण, शिक्षक गण, तो गण लगाते ही समूह का बोध कराता है। ये समूह का पर्यायवाची होता है गण। यहाँ बात करें गण की तो छंदों में जो 3 वर्ण होते हैं उन 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। तो 3 वर्ण छंदों में 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जो 3 वर्ण है हमारे उनका जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। अब बात आती है छंदों में 8 गण होते हैं। कितने गण होते हैं, 8 गण होते हैं। तो छंदों में 8 गण होते हैं। अब 8 गण कौन कौन से होते हैं, इसके सूत्र को हम देखें तो सूत्र क्या है, गण विधायक सूत्र होता है इसका। ये होता है य मा ता राज भान सल गा। ये सूत्र है आपका य माता राजभान सलगा। इस सूत्र के माध्यम से हम गणों को निकाल सकते हैं। अब जैसे या है तो या से निकल जाएगा यह गण, माँ है सो माँ से मगण निकल जाएगा, ता है तो ता से तगण निकल जाएगा, रा है तो रा से रगण निकल जाएगा, जा है तो जा से जगण, भात से भगण, ना से नगण, सा से सगण। अब बात आती है कि यहाँ क्यों नहीं निकले सर, ला से लगन होगा, क्यों नहीं निकले, इसलिए नहीं निकले क्योंकि यहाँ जब हमने शिफ्ट किया तो 3 वर्णों को शिफ्ट किया। जैसे पहले हमने कहा यह माता, 3 वर्ण हो गए, फिर एक को हटाया हमने, फिर यह मातारा, 3 वर्ण हो गए, फिर एक को हटाया ताराज, ये 3 वर्ण हो गए, फिर एक को हटाया आगे बढ़ाया तो राजभा का 3 वर्ण, फिर एक को हटाया भानस के 3 वर्ण, ठीक है, जभान के 3 वर्ण, फिर भानस के, ऐसे 3 वर्ण बन के गए और सलगा बना। सलगा के बाद में फिर आपको 3 वर्ण नहीं बचे, इसलिए आपको 2 वर्ण बनने की वजह से ये लघु रह जाएगा और गा से गुरु रह जाएगा। इसलिए आपको ये गण नहीं निकल करके कितने गण निकले, 8। अब इन 8 गणों को हम क्रम से देखें। देखिए यह माता राजभान सलगा सूत्र के माध्यम से हम देखें तो देखो पहला गण हम पढ़ेंगे यगण, या से यगण। दूसरा हम पढ़ते हैं माँ, मातारा तो मगण। तीसरा हम लेते हैं यह माता तगण, यह माता रा। चौथा है राजभान तो रगण, यह माता र
अब आता है पांचवा जगण, य माता राज भा। अब छठवां आता है भगण, और सातवां पढ़ते हैं भा न से नस्ल तो नगण, और आठवां रहता है हमारा सगण। तो इस तरीके से हमारे गण कितने हो गए? 8। अब इन 8 गणों को हम कैसे ध्यान रखेंगे कि कैसे सेट बनाएंगे? जैसे य माता राज भान सल का, इसमें से हम निकालेंगे इसको 3-3 सेट को। तो य माता निकाल दिया हमने, तो य माता, एक क्रम हटाया मातारा, तो यहाँ से निकाल दिया आपने मातारा। फिर एक कदम आगे बढ़े ताराज, फिर एक कदम आगे बढ़े राजभा, फिर एक कदम आगे बढ़े जभान, तो फिर एक कदम आगे बढ़े भानस, फिर एक कदम आगे बढ़े नसल, फिर एक कदम आगे बढ़े सलगा। अब संस्कृत में सलगम हो जाता है मगम। तो देखिए ये सलगा इस तरीके से निकल के आए। अब इन्हीं से आपको गण निकले, यगण मगण तगण रगण जगण भगण, ठीक है, और नगण और सगण, ठीक है। अब हम इसी के आधार पर मात्रा लगा देंगे। अब मात्रा कैसे लगाएंगे कि यगण की कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, ये इससे क्लियर हो जाएगा। तो यगण की मात्रा क्या होगी? या की कैसी है? लघु। माँ है गुरु और ता है तो गुरु। यहाँ हम बात करें तो त्रिगुरु, इसे आदि लघु कहते हैं। आदि मतलब प्रारंभ में लघु, इसे कहेंगे त्रिलघु। ताराज, तो इसमें गुरु गुरु लघु, क्योंकि ता बड़ा है रा बड़ा है और जा कैसा है? छोटा, तो लघु, इसे कहेंगे अंत्य लघु। यहाँ बात करें तो गुरु लघु लघु, तो इसे कहेंगे मध्य लघु। यहाँ बात करें तो जा से लघु गुरु लघु, तो इसे कहेंगे मध्य गुरु। यहाँ बात करें तो यहाँ गुरु लघु लघु, तो आदि गुरु। यहाँ त्रिलघु, और यहाँ बात करें तो अंत्य गुरु, तो लघु लघु गुरु। ठीक, ये आपको ध्यान रखनी है मात्रा, क्योंकि हमें जब वर्णिक छंद होते हैं तो उसमें 7 भगण, कभी कुछ पूछ लेता है कभी कुछ पूछ लेता है, हम गण आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, और यही संस्कृत में काम आते हैं। अब हम चलते हैं छंदों के प्रकारों की ओर। तो छंदों के जो प्रकार होते हैं, हिंदी में छंदों को 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकारों में बांटा गया है, मात्रिक और वार्णिक। तो हिंदी में छंद कितने प्रकार के हो गए? छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं छंद? 2 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका मात्रिक। पहला छंद कौन सा है? मात्रिक, मात्रा प्लस 1। और यहाँ बात करें तो वार्णिक। अब वार्णिक की जगह वर्णिक भी मिल जाता है, लेकिन वर्ण प्लस 1 वार्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद की बात करें तो मात्रिक छंद क्या होता है? तो जहाँ पर मात्राओं की गिनती की जाती है, जहाँ पर मात्राओं की गिनती होती है उन्हें मात्रिक कहते हैं। जहाँ वर्णों की गिनती होती है वहाँ वर्णिक छंद होती है। अब मात्रिक छंदों की प्रकारों की बात करें तो इसमें 3 भागों में डिवाइडेशन है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला हम पढ़ते हैं सममात्रिक। सममात्रिक, अब सममात्रिक छंद कौन से हैं? देखिए पहले तो सम का मतलब होता है जिसमें सभी चरणों में समान मात्राएं निकले। जो हमारे चारों चरण होते हैं, छंद में 4 चरण होते हैं, उन चारों चरणों में क्या होते हैं? समान मात्राएं निकलें, सभी चरणों में बराबर मात्राएं निकलें, उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। दूसरा हमारा होता है अर्ध सममात्रिक छंद। दूसरा क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद। अब अर्ध सममात्रिक क्या होता है? अर्ध का मतलब आधा, अर्थात पहले और तीसरे चरण में एक जैसी, दूसरे और चौथे चरण में एक जैसी मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, दूसरा और चौथा चरण होता है उसे सम चरण कहते हैं। तो पहले तीसरे में एक जैसी और दूसरे और चौथे चरण में एक जैसी मात्राएं होती हैं, उन्हें हम मात्रिक छंद अर्ध सममात्रिक कहते हैं। अब आता है विषम मात्रिक छंद। विषम की बात करें तो विषम में आपको क्या होगा कि जिसके सभी चरणों में अलग अलग मात्राएं निकले, उन्हें विषम। अब यहाँ पर बात आती है जो हमारे मात्रिक छंद हैं, जो 6 चरण वाले छंद होते हैं, 4 चरण की जगह 6 चरण वाले मिल जाते हैं, वो सब विषम मात्रिक में जाएंगे आपके। ठीक है, अब हम चलते हैं वार्णिक छंद। तो जहाँ पर वर्णों की गिनती की जाती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, आधे वर्ण को संख्या में गिना नहीं जाता है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है।
वही सेम कहानी है। एक समवर्णिक, समवर्णिक का मतलब होता है जहाँ समान वर्ण निकलते हैं, समवर्णिक, सभी चरणों में समान वर्ण निकले, समवर्णिक। अर्धसम, जिसमें पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में एक जैसी अर्थात विषम चरण में एक जैसी, और दूसरे और चौथे चरण अर्थात सम चरण में एक जैसे वर्ण निकलते हैं तो उन्हें समवर्णिक छंद कहते हैं। अब आता है विषम वर्णिक, जिसके सभी चरणों में अलग अलग वर्ण निकलते हैं, उन्हें विषम वर्णिक छंद कहते हैं। तो हमारे ज़्यादातर सिलेबस में आपको सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक मिल जाते हैं और एक समवर्णिक छंद मिलते हैं, इन्हीं में से हमारा मिल जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर मात्रिक छंद, वो आगे अगले वीडियो में लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद,